हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वो जेई एडवांस और बोर्ड के लिए भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ेंगे रेट मेजर के बारे में। मतलब रेट को हम लोग कैसे मेजर करेंगे। किसी भी जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हाइट है, वॉल्यूम है, सरफेस है, ये सब किस तरह से घट रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डी बाई डी एक्स जो होता है। डी बाई डी एक्स को हम लोग रेट को मेजर करने के लिए उपयोग करते हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स को हम लोग इस तरह से देखेंगे कि ये जो है एक्स के सापेक्ष वाई में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, किस दर से परिवर्तन हो रहा है। तो डी बाई डी एक्स जो है एज ए रेट मेजर के रूप में हम लोग यहाँ पे उसका प्रयोग करेंगे। जैसे रेट का मतलब क्या हुआ? रेट का मतलब हुआ जैसे हम लोग मार्केट में जब जाते हैं तो वहाँ पे आलू का रेट, चावल का रेट, गेहूं का रेट, इस तरह से रेट पूछते हैं। तो रेट पूछने का मतलब क्या हो गया? रेट पूछने का मतलब क्या हुआ? रेट पूछने का मतलब हुआ कि आपको 1 किलो चावल का दाम कितना है, या एक पसेरी, या 1 क्विंटल, मतलब जिस तरह से मार्केट में उसका सेलिंग हो रहा है। 1 किलो आलू का दाम क्या है, 1 क्विंटल, एक पसेरी, तो एक में निकाला जाता है, यानी यूनिट में निकाला जाता है। रेट को हमेशा यूनिट में निकालते हैं। जैसे एक्सीलरेशन हम लोग देखते हैं, तो एक्सीलरेशन भी क्या है? एक्सीलरेशन भी वेलोसिटी का रेट मेजर करता है कि वेलोसिटी में किस तरह से चेंजिंग हो रहा है। अगर हम यूनिट टाइम में परिवर्तन करते हैं, टाइम में अगर यूनिट परिवर्तन करते हैं, तो आपका वेलोसिटी में किस तरह से चेंजिंग आ रहा है, वही आपका हो गया रेट। तो रेट का मतलब है यूनिट में, मतलब इकाई में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। मान लो कि आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जैसे मान लो कि फंक्शन आपका y इक्वल टू एफ एक्स। अब बच्चों, जब हम x में चेंजिंग लाएंगे, x को जब बदलेंगे तो y भी बदल जाएगा। तो इसको हम लोग अगर डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि x में यूनिट परिवर्तन करने पर y में कितना परिवर्तन होगा। x में जब यूनिट परिवर्तन करेंगे, इकाई से अगर चेंजिंग लाएंगे,
dx में, तो dy में किस तरह से परिवर्तन होगा। मतलब x में अगर हम इकाई से परिवर्तन करेंगे तो y में किस तरह से परिवर्तन होगा, इसी को हम लोग dy dx से डिनोट करते हैं। मान लो कि x में आपका चेंजिंग है डेल्टा x, तो y में आपका चेंजिंग है डेल्टा y। तो बेटा डेल्टा x बट्टा डेल्टा y, जैसे सॉरी डेल्टा y बट्टा डेल्टा x, मतलब डेल्टा x में, मतलब x में अगर इतना परिवर्तन करते हैं तो डेल्टा y में, y में कितना परिवर्तन होता है, डेल्टा y। तो x में अगर हम यूनिट परिवर्तन करेंगे तो इसमें कितना परिवर्तन होगा, डेल्टा y बटा डेल्टा x। और यही जो है आपका मेजरमेंट ऑफ रेट हो गया। तो डेल्टा y बटा डेल्टा x जो है, इसको बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसको क्या बोला जाता है, एवरेज इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। मतलब y में टोटल चेंज और बटा x में टोटल चेंज, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और अगर डेल्टा x जीरो को टेंड्स करता है, मतलब x में जो परिवर्तन है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होता है, लिमिट डेल्टा x चेंज टू जीरो डेल्टा y बटा डेल्टा x, इसको हम लोग बोलते हैं डी बाई डी एक्स। और ये जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब बच्चा जब भी हम लोग डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो उसका मतलब इंस्टेंटेनियस से होगा, है ना। जब भी हम लोग प्रॉब्लम में डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो उसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब ये रेट ऑफ चेंज जो है टाइम के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। तो जिसके रेस्पेक्ट में होगा, मान लो कि टाइम के रेस्पेक्ट में है, मान लेते हैं कोई वॉल्यूम है और वॉल्यूम फंक्शन है टाइम का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dv बटा dt। तो जो dv बटा dt क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब v में परिवर्तन टाइम के सापेक्ष, मतलब टाइम में अगर हम यूनिट परिवर्तन करते हैं तो वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में किस तरह से परिवर्तन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
तो बच्चों ये हो गया रेट इसका, ये बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। तो इसमें हमको यही कैलकुलेट करना है, या आपको सवाल में डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, या फिर आपको वॉल्यूम से रिलेटेड होगा, या फिर एरिया से रिलेटेड होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होगा। तो वहां पे आपको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये वॉल्यूम में चेंजिंग हो रहा है, या फिर सरफेस एरिया में चेंजिंग हो रहा है, फिर डिस्टेंस में चेंजिंग हो रहा है। तो वहां पे हम यूनिट से पता कर लेते हैं। यूनिट जैसे मान लो कि कहीं पे आपको दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड, तो देखो डिस्टेंस में परिवर्तन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि आपको डिस्टेंस को अगर एस लेंगे तो ये डी एस बटा डी टी हो गया। मान लो कहीं पे आपको दिया हुआ 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एरिया में परिवर्तन बता रहा है। अगर आपको मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, मान लो 25 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब कि आपको डीवी बटा dt दिया हुआ है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि आपको क्या निकालना है, क्या गिवन है। दूसरी बात कि अगर आपको टाइम बढ़ने के साथ साथ, जैसे मान लो dx बटा dt है, अगर टाइम बढ़ने के साथ साथ x बढ़ता है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। इसको कैसा लेंगे? पॉजिटिव when t increases और x increases। और अगर टाइम बढ़ने के साथ साथ ये घटता है तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। टाइम बढ़ रहा है और ये घट रहा है, यानी ऊपर में क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, एरिया हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है। तो अगर टाइम बढ़ रहा है और ये क्वांटिटी भी आपको बढ़ रहा है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, और टाइम बढ़ रहा है और ये घट रहा है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो बेटा आइए हम लोग कुछ सवाल से इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। पहला ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। फाइंड द rate of change of area of a circle with respect to radius. How fast is the area changing? How fast is the area changing with respect to radius when radius is 3 सेंटीमीटर। ये बेटा एनसीईआरटी का सवाल है।
इसमें देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो समझो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। को अभी हम बता रहे थे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कुछ भी पूछ सकता है। यहां करा विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस का मतलब क्या हुआ कि रेडियस में हम यूनिट परिवर्तन करेंगे तो उसका एरिया में कितना परिवर्तन होगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट द मोमेंट, किसी क्षण। तो यहां पे देखो दिया हुआ है कि जब उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, जब उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है उस समय उसका एरिया कितना होगा, यानी एरिया में कितना चेंजिंग आएगा। मतलब ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है। जैसे स्पीड का इंस्टेंटेनियस हम लोग जब पता करते हैं तो क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम पे हम लोग पूछते हैं, पता करते हैं कि उसका स्पीड कितना है। तो उसी तरह से यहाँ पे है कि एरिया जो है बच्चा वो बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर घट रहा है। इसमें दिया हुआ नहीं है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग, तो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब रेडियस उसका बढ़ रहा है। तो जिस समय जैसे रेडियस उसका बढ़ रहा है तो जिस समय रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा उस समय उसका एरिया कितना होगा। हम लोग ऐसे इसको पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है या फिर वो डिक्रीज कर रहा है। रेट पूछ रहा है, रेट। तो रेट, रेट क्या पूछ रहा है, अगर एरिया को हम लोग ए मानते हैं तो आपको डी ए बटा डी आर पूछ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो डी ए बटा डी आर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो रेडियस को मान लेते हैं कि आर है, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये हमको निकालना है डी ए बटा डी आर, चेंज इन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डी ए बटा डी आर इक्वल टू पाई इंटू 2 आर, ठीक है। आर स्क्वायर का 2 आर हो गया, तो पाई इंटू 2 आर होगा 2 पाई इंटू, अब आर का वैल्यू कितना है 3, या 3, तो 3 दूनी 6, 6 पाई हो गया। 6 पाई आपका जिस समय रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा उस समय एरिया में जो परिवर्तन होगा वो आपको 6 पाई हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, a stone is dropped into a lake, quit lake, and waves moves in a circle
at a speed of 3.5 centimeter per second at the instant when the radius of circular wave is 7.5 centimeter, when the radius is 7.5 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? How fast is the enclosed area increasing? अब बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ो। करेक्ट, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, मतलब एक लेक है, पानी उसमें शांत है, एक पत्थर को हम लोग फेंकते हैं तो क्या बनता है? वेव बनता है। वेव धीरे 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 सर्किल के रूप में क्या होता है? फैल रहा है एट द स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो फैल रहा है। एट द इंस्टेंट when the radius is 7.5 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? करा जिस समय एरिया 7.5 सेंटीमीटर है, उस समय, उस क्षण, है ना, उस मोमेंट पे, उस इंस्टेंट पे उसका एरिया कितना होगा? वो तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। तो करा जब एरिया 7.5 पहुंचेगा तो उस समय उसका रेडियस कितना होगा? यानी यहाँ पे अगर पत्थर मानेंगे तो वेव इस तरह से फैलेगा, ऐसे ऐसे चारों तरफ फैलते जाएगा। तो करा जब इसका रेडियस 7.5 सेंटीमीटर होगा, जिस समय इसका रेडियस, उस समय इसका एरिया कितना होगा? तो बच्चों यहाँ पे हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। तो यहाँ पे आपको स्पीड दिया हुआ है, यानी रेडियस जो बढ़ रहा है, तो डी आर बटा डी टी आपको दिया हुआ है। यहाँ देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये डी आर बटा डी टी दिया हुआ है और हमको डी ए बटा डी टी निकालना है। तो इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, फिर डी आर बटा डी टी, ऐसे करेंगे। इसको भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इसको भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है खेला टाइम का है, समय के साथ वो बढ़ रहा है। अब हमको डी ए बटा डी टी निकालना है, डी आर बटा डी टी आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये क्या, ये बढ़ रहा है, स्पीड जो है इसका बढ़ रहा है, तो डी आर बटा डी टी क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। समय के साथ साथ आर भी बढ़ रहा है, तो डी आर बटा डी टी जो लेंगे 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव लेंगे। तो ये आपका हो गया डी ए बट्टा डी टी वेन आर इक्वल टू कितना? 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2 पाई
इंटू 7.5 इंटू 3.5। अब इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। 7.5 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो, 25 के 5 अंक में 2, 7 से 35, 37, 15, 21, 22, 5, 2, 3 2 5, 6, ये 26.25 हो गया। फिर इसको 2 से करेंगे, 0, 5, 13, 2 दूनी 4, 5, 53.50, 53.50 पाई। तो ये आपका एरिया निकल गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। A man 2 meter high walks at a uniform speed of 6 meter per minute away from lamp post 5 meter high। बच्चों हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे, इसको यहीं पे समझा देते हैं। ये आपका लैंप पोस्ट है, ठीक है, और एक लड़का यहाँ पे खड़ा है। अब इसका छाया बनेगा ये वाला, ए बी सी डी, ये आपका छाया बन रहा है। और लैंप पोस्ट से यहाँ का डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, और ये वाला मान लेते हैं y। ये हाइट आपको दिया हुआ है 5 मीटर, ये हाइट आपको 5 मीटर दिया हुआ है, और बच्चे का हाइट है 2 मीटर, इसका हाइट है 2 मीटर। करा ये 6 मीटर पर मिनट के स्पीड से, 6 मीटर पर मिनट के स्पीड से जो लैंप पोस्ट है इससे ये दूर जा रहा है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, इसका जो ये छाया है, ये छाया में भी परिवर्तन आएगा। ये छाया का ये लेंथ हो गया, तो इसमें भी परिवर्तन आया। तो जब x में परिवर्तन आएगा मतलब इसके बीच का डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो इसमें भी परिवर्तन आएगा। तो कह रहा है कि जब ये इधर 6 मीटर पर मिनट के स्पीड से जब ये जा रहा है तो इसका ये छाया का लेंथ किस रेट से बढ़ेगा, यही आपका सवाल है। मतलब dx बटा dt आपको दिया हुआ है, dx बटा dt को दिया हुआ 6 मीटर पर मिनट, और dy बटा dt निकालना है, dy बटा dt इक्वल टू वाट। तो बच्चों आपको x और y में एक रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले जो गिवन है और जो हमको फाइंड करना है उसके बीच में एक रिलेशन हमको पता होना चाहिए। तो उस रिलेशन को सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे।
अब यहाँ पे देखो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी डी और ये ट्रायंगल मान लेते हैं यहाँ पे पी है, पी सी डी, ये क्या दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। आप लोग ज्योमेट्री से जानते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसके साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसका साइड बटा इसका साइड, फिर यहाँ से इसका साइड बटा इसका साइड, ये दोनों क्या हो जाएगा, रेशियो बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी ये सिमिलर है ट्रायंगल पी सी डी का। तो जब ये सिमिलर हो जाएगा तो ए बी बट्टा पी सी ये बराबर हो जाएगा बी डी बट्टा सी डी। ए बी कितना दिया हुआ है 5, पी सी कितना दिया हुआ है 2, बराबर, और बी डी को हम लिखेंगे x प्लस वाई, और सी डी कितना है आपका y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5y इक्वल टू 2x प्लस 2y, तो 3y इक्वल टू आ गया 2x, y इक्वल टू कितना आ गया 2 बटा 3x। अब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा डी वाई बटा डी टी इक्वल टू 2 बटा 3 और डी एक्स बटा डी टी, तो हो गया 2 बटा 3 और डी एक्स बटा डी टी का वैल्यू आपको दिया हुआ 6, तो ये कैंसिल हो गया तो 4, तो 4 मीटर पर मिनट इतना के स्पीड से इसका छाया बढ़ेगा। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनेल। यहां पर एक कोनिकल फनेल है, ये कोनिकल फनेल हो गया। यहां से पानी निकल रहा है, सेमी वर्टिकल एंगल पाई बटा 4, ये एंगल आपको दिया हुआ है पाई बटा 4, ये भी आपको दिया हुआ है पाई बटा 4, ए बी सी पी क्यू। इस रेडियस को मान लेते हैं आर, यहां से स्लैंट हाइट है, इसका स्लैंट हाइट यहां से एल मान लेते हैं ओ। इसमें कह रहा है water is dripping out from a conical funnel of semi-vertical angle at the uniform rate 2 centimeter square per second। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है, सरफेस रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस यहां पे दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स सरफेस एरिया थ्रू ए टाइनी होल at the vortex in the bottom when the slant height of the water is 4 centimeter, find the rate of decrease of slant height of the water। ये भी इसमें भी आपको कह रहा है कि जब स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर है तो उस समय स्लैंट हाइट के घटने का रेट क्या है, उस समय स्लैंट हाइट घटने का रेट क्या है।
कह रहा बच्चों देखो ये कोनिकल फनेल है, इसमें पानी भरा हुआ, पानी जो है यहाँ पे छेद बना हुआ है, इससे ये नीचे गिर रहा है, बूंद बूंद करके पानी नीचे गिर रहा है। तो जब ये नीचे गिरेगा तो इसका ये पानी का लेयर धीरे 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 घटते जाएगा। तो कह रहा है कि जब ये तो घटेगा, तो जब इसका स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर होगा तो उस समय इसका घटने का रेट क्या होगा। मतलब हमको dl बट्टा dt फाइंड करना है, और आपको दिया गया है ds बट्टा dt, मतलब सरफेस एरिया। ये जो सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये आपका घट रहा है, ये आपका घट रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो जब पानी ये गिरेगा तो इसका सरफेस एरिया भी तो घटेगा। तो सरफेस एरिया किस रेट से घट रहा हुआ आपको दिया हुआ ds बटा dt 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। स्लैंट हाइट भी इसका घटेगा। तो जिस समय स्लैंट हाइट 4 सेंटीमीटर है, उस समय इसका रेट घटने का क्या होगा, स्लैंट हाइट के घटने का रेट क्या होगा। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का बात किया जा रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया एस बराबर क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया, आर और एल। अब आर से तो हमको कुछ लेना देना है नहीं, आर के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा है, स्लैंट हाइट के बारे में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, आर का यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, आर का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस ट्रायंगल में हम देखते हैं, इस ट्रायंगल में यहाँ दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो इसमें हम लिखेंगे साइन पाई बटा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बटा एल परपेंडिकुलर बाई ना। अब इसका वैल्यू होता है 1 बटा रूट 2, तो गया आर बटा एल। तो आर बराबर क्या हो गया, एल बटा रूट 2। ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो एस बराबर हो गया पाई इंटू एल बटा रूट 2 इंटू एल, यानी हो गया पाई एल स्क्वायर बटा रूट 2। अब बेटा इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ds बट्टा dt विथ रेस्पेक्ट टू t, एल स्क्वायर ये पाई बाई रूट 2 हो गया, इसको करेंगे तो 12 आई इंटू डी एल बट्टा डी टी, और dl बटा dt आपको फाइंड करना, ds बटा dt दिया हुआ है और l का वैल्यू भी दिया हुआ है, l का वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ds बटा dt कितना है 2, और पाई बटा रूट 2 इंटू 2 इंटू 4 और इंटू dl बटा dt, 2 कैंसिल हो गया। तो dl बटा dt क्या हो जाएगा, रूट 2 बटा 4 पाई। तो बच्चों dl बटा dt का मान निकल गया, ये हो गया आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये इसका स्लैंट हाइट घट रहा है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका JEE 2025 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है
कि a spherical chocolate ball, a spherical chocolate ball, इसको लिख देते हैं a spherical chocolate ball has a layer of ice cream of uniform thickness around it. When the thickness of the ice cream layer is when the thickness of the ice cream layer is 1 centimeter, the ice cream melts at the rate of the ice cream melts at the rate of 81 centimeter cube per second per minute, and the thickness of the ice cream and the thickness of the ice cream layer decreases at the rate of 1 by 4 pi centimeter per minute. The surface area of the chocolate ball is the surface area of chocolate ball is ये 2025 का सवाल है। बहुत लंबा है, पूरा बोर्ड भर गया। यहाँ कर है कि स्फेरिकल चॉकलेट बॉल हैज ए लेयर ऑफ आइसक्रीम ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आपका एक चॉकलेट है, ठीक है, आइस पे आपको 1 सेंटीमीटर का लेयर है। ये लेयर 1 सेंटीमीटर नहीं है, मतलब जब लेयर 1 सेंटीमीटर का होता है, ये आइसक्रीम का लेयर है, ये चॉकलेट बार है, इस बॉल है, इसके ऊपर आइसक्रीम का लेयर है। तो जब 1 सेंटीमीटर का लेयर है, इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं r है, ठीक है। ये थिकनेस को हम लोग h मान लेते हैं, थिकनेस को h मान लेते हैं। h ये सेंटर हो गया। कह रहा है जिस ये पिघलेगा धीरे धीरे, इसका लेयर जब पिघलेगा तो कह रहा जब 1 सेंटीमीटर ये मोटा होगा तो उस समय इसका जो थिकनेस है उसका घटने का दर आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट।
जब लेयर 1 सेंटीमीटर, जैसे ये लेयर जो बना हुआ है इसका थिकनेस हम ले लेते हैं एच, तो धीरे धीरे क्या पिघलेगा, पिघलेगा तो क्या होगा, इसका लेयर धीरे धीरे कमेगा। जब लेयर कमेगा तो 1 सेंटीमीटर जिस समय 1 सेंटीमीटर उसका लेयर होगा, लेयर का मोटाई थिकनेस, उस समय जो है आइसक्रीम के पिघलने का जो रेट है वो 81 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है। मतलब ये पूरा वॉल्यूम। तो उसके बाद फिर कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ चॉकलेट बॉल, तो इसका सरफेस एरिया बताना विदाउट आइसक्रीम। इसमें क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है इसका सरफेस एरिया आपको बताना विदाउट आइसक्रीम। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका मेन सवाल है, इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है तो आपका इसका रेडियस फाइंड करना। मेन क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो है इसका रेडियस फाइंड करना। तो हम इसका वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई पूरा इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम। तो इसका रेडियस कितना, r प्लस एच हो जाएगा। तो r प्लस एच का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब इसमें से हम घटा देंगे r क्यूब, मतलब पूरा वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को घटा देंगे। ये 4 पाई/3 ये कॉमन हो गया, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dv/dt, तो यहाँ हो गया 4/3 पाई, इसको कर देंगे 3r प्लस एच का स्क्वायर। अब बेटा ये r तो कांस्टेंट है, परिवर्तन तो इसमें हो रहा है, ये तो फिक्स है। तो जब ये कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये तो 0 बन जाएगा। अब यहाँ आपका 3 कैंसिल हो गया, और अब dv/dt उसका वॉल्यूम घट रहा है, ये है रेट है इसका। फिर इसमें हम लोग थिकनेस का रेट पूछ रहा ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा dh/dt। तो ये तो दिया हुआ 81, और dh/dt dr current layer decreases at the rate of thickness of the ice cream, layer decreases, उसका लेयर जो है घट रहा है, एक बटा 4 पाई के रेट से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा r प्लस एच का स्क्वायर इंटू, और ये हो जाएगा 1/4 पाई। क्योंकि ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, तो यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पर भी माइनस देंगे, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया। और इसके बाद यहाँ पे है 4 पाई, तो 4 पाई खत्म हो गया। तो r प्लस एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81। अब करा एट द मोमेंट वेन इसका थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर,
तो एच का मान हम 1 रख देंगे, तो r प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 81, तो r प्लस 1 बराबर हो जाएगा 9, तो r हो गया 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों r का मान निकल गया। जब r का मान निकल गया तो फिर हम इसका क्या निकालेंगे, क्या कर रहा है इसमें, सरफेस एरिया। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई इंटू आर हो गया 8 का स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू 64, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 चौके 16, 6 चौके 24, 25, 256 पाई। ये इतना आपका सरफेस एरिया निकल गया। बच्चों ये 2025 का सवाल है रेट मेजर पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे वाटर इज बीइंग फिल्ड एट द रेट ऑफ water is being filled at the rate of 1 centimeter cube per second in a right circular conical vessel of height। यहाँ पे ये एक राइट सर्कुलर कोनिकल वेसल है, और इसका हाइट आपको दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, ए बी सी। एंड डायमीटर 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। When the height of the water level is 10 सेंटीमीटर, ये वाटर लेवल यहाँ पहुँचता है, इस समय इसका जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। The rate at which the wet conical surface area of the vessel increases, इसमें कह रहा है कि वाटर इज बीइंग फिल्ड एट द रेट ऑफ, अच्छा इसमें पानी भरा जा रहा है, पानी भरेंगे तो ये लेयर धीरे 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 ऊपर उठेगा। कह रहा जब ये लेयर 10 सेंटीमीटर का है, ये पानी जो भरा जा रहा है उसको भरने का रेट है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब आपको dv बट्टा dt दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बच्चों ये आपको दिया हुआ है पर सेकेंड। ये डायमीटर दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है। तो फिर आपको द रेट एट विच द वेट कोनिकल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इंक्रीजेस, मतलब ये कर्व सरफेस एरिया, कर जब पानी भरेंगे तो कर्व सरफेस एरिया कितना रेट से बढ़ेगा। तो जैसे पानी भरते जाएंगे तो ये जो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो कह रहा कि जब 10 सेंटीमीटर इसका हाइट होगा तो उस समय इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, और पानी जब भरा जा रहा है उसको भरने का जो रेट है वो इतना है। तो पहले हम लोग dv बटा dt यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम को देखना है। रेडियस मान लो कि r है, अब पूरा हाइट मान लेते हैं h है, ये है, तो ये आपको 35 हो गया।
रेडियस आर है, नहीं, यहाँ पे आपका आर है और हाइट ये है। तो ये 10 है, इसका रेडियस, तो इसमें देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस और हाइट, रेडियस और हाइट का जो रेशियो हो जाएगा उसको हम आर बटा एच लिखेंगे। अब पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं भी, तो भी कितना हो जाएगा, कोण का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। अब आर और एच का जो रेशियो हो जाएगा ये 14/35, तो 7 दूनी 14, सॉरी रेडियस हो जाएगा 7, तो 1/5 आ गया। तो हमको रेडियस हाइट निकालना, हाइट, तो आर का वैल्यू यहां से लिखेंगे तो h/5 हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई h/5 का स्क्वायर इंटू h, तो गया 1/3 पाई h³/25, यानी 1/75 पाई h³ आ गया। अब ये आपको रिलेशन मिल गया वॉल्यूम और हाइट में। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dv/dt इक्वल टू ये हो जाएगा 75 पाई इंटू 3h² और dh/dt, और ये 25 से कट गया, और ये आपको दिया हुआ है 1, तो बराबर हो गया 3h² पाई h², पाई h² dh/dt, तो dh/dt बराबर कितना हो गया, dh/dt बराबर हो गया dh/dt हो जाएगा 25/पाई h²। तो बच्चों ये dh/dt निकल गया, मतलब हाइट में किस रेट से परिवर्तन हो रहा वो निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई एल, तो ये हो जाएगा पाई आर आर का वैल्यू यहां से लिखेंगे h/5, और एल आपका हो जाएगा h² + r² होता है, तो r का लिखेंगे तो ये हो जाएगा h²/25, यानी यहाँ पे आपको 25 और 1 26, 26h², तो हो जाएगा पाई h/5 इंटू रूट अंदर 26h और बटा में 5, तो हो गया रूट अंदर 26 पाई h²/25, तो ये रिलेशन हो गया। अब ds/dt करेंगे इसको, ds/dt बराबर रूट अंदर 26 पाई/25 और h² का हो जाएगा 2h और फिर dh/dt। अब dh/dt का वैल्यू इसमें पुट कर दो,
तो रूट अंदर 26 पाई बटा 25 इंटू 2 और h का रहा 10 है और dh बटा dt है 25 बटा पाई h स्क्वायर और यहाँ पे ये h है। अच्छा अभी h को छोड़ देते हैं, एच एच कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, 25 25 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 2√26 बट्टा एच, तो हो जाएगा 2√26 बट्टा 10 यानी √26 बट्टा 5। ये आपका आंसर आ गया बेटा। तो ये था 2022 का सवाल था, 2022 जे मेंस का ये सवाल था, 2022 का ये सवाल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे बना ये। यहाँ dv बटा dt आपको दिया हुआ है, इसमें वॉल्यूम जैसे जैसे पानी भरेंगे तो वॉल्यूम में भी परिवर्तन होगा, सरफेस एरिया में भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे जो आपका सवाल दिया हुआ है, अच्छा हाइट में भी परिवर्तन होगा, तीन तीन चीज यहाँ पे बदल रहा है, हाइट भी बदल रहा है, वॉल्यूम भी बदल रहा है, सरफेस एरिया भी बदल रहा है, तीनों को कंबाइंड करके आपको ये सवाल बनाया गया है। तो dv बटा dt, तो पहले वॉल्यूम लिखेंगे, v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब r का वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, तो r के लिए हम इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, तो r बटा h बराबर 7/35 आ जाएगा। तो r का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया h बटा 5, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, h बटा 5 का स्क्वायर इंटू h हो गया, इतना आ गया ये। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपको इतना आ जाएगा। फिर dv बटा dt आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो ये 1 इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर ये आपको यहाँ से dh बटा dt मिल गया ये वाला। फिर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, तो पाई आर का होता है h बटा 5, फिर एल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू रखेंगे h बटा 5, तो एच स्क्वायर बटा 25 हो जाएगा। फिर यहाँ आपको ये बन गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट किया हम लोग तो फिर जो है यही हमको वैल्यू फाइंड करना था, ds बटा dt। ठीक है, तो ds बटा जब dt करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसमें आपको देखना ये आपको बना क्या, पाई h, इसमें एक वेरिएबल h है ना, इसमें एक वेरिएबल आपको h है, √26 पाई h स्क्वायर बटा 25, यहां से ये वाला मिला, इसमें वेरिएबल h है, तो जब ds बटा dt करेंगे तो यहाँ dh बटा dt करना पड़ेगा। ठीक है, तो dh बटा dt करेंगे तो dh बटा dt आपको यहाँ से मिल गया। फिर ये हम इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर इतना आ गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत जो रेट मेजर का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हमने समझा, कुछ सवाल को सॉल्व किया। तो आप इस तरह से और भी प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग फिर PYQ अटेम्प्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।